हेलो एंड वेलकम टू द अर्ली व्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बाहुबली की क्लिप क्यों लगाई, तो थोड़ा सब्र करो और वीडियो के एंड तक डटे रहो जवान, तुम्हें पता चल जाएगा। तो आज थिएटर्स में सैफ अली खान और जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी रिलीज हो चुकी है। जूनियर एनटीआर नहीं पहचाने? अरे ये RRR वाले भाई साहब। The West accepting us, America, the mecca of filmmaking. अरे ये वाले आप ही पहचाने? बचपन की फोटो से कितने जल्दी पहचान गए। बीते कुछ महीनों में जितनी भी पिक्चर रिलीज हुई हैं, उनमें से मैं इस पिक्चर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस पिक्चर को 250-300 करोड़ का अच्छा खासा बजट दिया गया था और इंटरनेट अपना अलग ही भौकाल टाइट करने में लगा हुआ था। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि RRR के बाद से जूनियर एनटीआर की ये पहली पिक्चर है और राजा मौली के साथ काम करने के बाद से उनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में। खैर अब आगे बढ़ के पिक्चर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले तुम्हारा थोड़ा सा कीमती वक्त लेके जरा डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है कोरातला शिवा। 4 बार नाम पढ़ने के बाद भी नहीं बोल पा रहा हूँ। इन्होंने अब तक अपने करियर में 4 या 5 पिक्चरें ही डायरेक्ट की हैं और देवरा शायद 5वीं है, जिसमें से मैंने सिर्फ 3 ही देखी हैं इस वाली को मिला के। बाकी की 2 में से एक जनता के राज जो मैंने आज से बहुत साल पहले देखी थी, अब तो उसकी कहानी भी ठीक से याद नहीं है, और दूसरी है आचार्य। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम ऐसी फिल्में हैं जो बीच में छोड़ी हैं और फिर दोबारा देखने की कभी इच्छा नहीं हुई। ये उन पिक्चरों में से एक है और इसी पिक्चर की वजह से मैं देवरा के लिए भी काफी डाउट में था, क्योंकि इस पिक्चर के सेट डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन बहुत ही फुद्दू था। तुम्हें रत्ती भर भी रियल वाली वाइब नहीं देगा। अगर तुमने इंडियन टीवी सीरियल्स के सेट देखे हैं तो कुछ वैसा ही समझ लो, बट फॉर्चुनेटली इस पिक्चर के साथ ऐसा नहीं है। काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कहानी के बारे में जान लेते हैं। ट्राई करूंगा बिना स्पॉयलर्स के। समंदर किनारे एक जंगल के बीच पहाड़ियों के ऊपर 4 गांव बसे हुए हैं, जहां पर मछुआरे रहते हैं, जो पार्ट टाइम मछुआरे हैं और पार्ट टाइम में विदेशों से आ रहा है स्मगलिंग का माल बीच समंदर में ही उतार लेते हैं, खुद के लिए नहीं, किसी बड़ी पार्टी के लिए पैसों के बदले में। इन्हीं में से 2 दोस्त हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, सैफ अली खान और अपने जूनियर एनटीआर। वन डे दे गेट टू नो कि जो हम सामान सप्लाई कर रहे हैं उससे हमारे ही देश को खतरा है। और पता है ये उन्हें कैसे पता चलता है? वो एक लूट के दौरान नेवी से पकड़े जाते हैं, सारे लुटेरों को बांध दिया जाता है और हमारे इंस्पेक्टर साहब एकदम विवेक बिंद्रा मोड में मोटिवेशनल स्पीकिंग चल रही है। मुझे हंसी आ रही थी और मैं सोच रहा था कि ऐसे पुलिस वाले कहाँ पाए जाते हैं जो लुटेरों को पकड़ के मोटिवेशन दे रहे हैं, और यहाँ साला पुलिस हमें नाके पे बिना हेलमेट के पकड़ ले तो हमें ISI का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अगला आतंकवादी हमला हम ही करने वाले। खैर इस सीन की खास बात ये नहीं है, खास बात तो ये है कि सारे लुटेरे बोट पे लाइन से बंधे हुए हैं, चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है बंदूकों के साथ, और फिर जब लुटेरे हमला करते हैं तो सारे पुलिस वाले नेवलों की तरह मटक रहे हैं, लेकिन गोलियां नहीं चला पा रहे हैं, जबकि सबके पास बंदूक है। और इसी बैटल में देवरा का हृदय परिवर्तन होता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, और वो अपने ही साथियों से लड़ता है उन ऑफिसर्स को बचाने के लिए। अब कायदे से तो ये सीन थोड़ा सीरियस है, इसमें इंसान को इमोशनल फील करना चाहिए था, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि सर 2 मिनट पहले ज्ञान पेल रहे थे और 2 मिनट बाद सर को ही पेल दिया गया। इसी के बाद देवरा कसम खाता है कि ना वो खुद गलत काम करेगा और ना ही इस गाँव में से किसी को करने देगा। चारों गाँव में देवरा सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसकी सब इज्जत करते हैं, सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अराजक तत्व है जिन्हें ये बात मंजूर नहीं है। फिर सैफ अली खान और पूरी विलन पार्टी देवरा को मारने का प्लान करते हैं, और एक अच्छी खासी बैटल के बाद देवरा वो जगह छोड़कर चला जाता है, अपना खौफ बना देता है कि अगर आज के बाद कोई भी समंदर में गया तो मैं कहीं भी रहूं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहीं दूर जंगल में रह के समंदर की रक्षा करता है। 15 साल हो चुके हैं, उसका बेटा भी बड़ा हो चुका है, उसका हमशक्ल है। अब जितनी मैंने कहानी सुनाई है उससे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये थोबड़ा कहीं देखेला देखेला लगता है। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है। जहाँ एक बहुत बड़ा योद्धा होता है, उसे चीट करके मार दिया जाता है, उसका बेटा बड़ा होता है, वो उसका हमशक्ल है, उसी की तरह स्ट्रॉन्ग, और उस योद्धा की पूरे गांव वाले बहुत इज्जत करते। अगर फिर भी आप में से कुछ भोले लोगों को याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, आज से कुछ 8-9 साल पहले एक छोटे मोटी पिक्चर आई थी बाहुबली नाम की। अब आप कंपेयर करोगे तो दोनों ही मूवी की स्टोरीज का स्केलेटन सेम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पिक्चरों में कुछ अलग है ही नहीं, आपको काफी सारे सरप्राइजिंग मोमेंट्स मिलेंगे, और जो ऐसे भी नहीं है कि आप आराम से प्रेडिक्ट कर लो, और ऐसे भी नहीं है कि जो आपने पहले कभी देखे ही ना हो, बट हाँ वो मोमेंट्स मूवी के अंदर काम करते हैं। और एक बात जो मैंने वीडियो के शुरुआत में और अपने टीजर रिव्यू वाले वीडियो में भी कही थी कि वहाँ इसके सेट्स उतने इम्प्रेसिव फील नहीं होते, वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट सा बन जाता है जहाँ आप समझ जाओगे कि हाँ ये एक्चुअल में एक सेट ही है। और इन्होंने टीजर से मूवी में कुछ तो बेहतर किया है कि वो सेट उस एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो पा रहा था, नॉट 100% बट टीजर से तो काफी बेहतर। और 100% इसलिए भी नहीं क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइट्स है वो अब भी अननेचुरल सी फील हो रही थी, और प्रैक्टिकल लाइट्स को पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट एक काम इन्होंने काफी सही किया है कि जो जंगल वाले सीन्स है वो रियल लोकेशंस पे जाकर शूट किए हैं। समंदर वाले जितने भी सीक्वेंसेस हैं दे वर गुड, इंप्रेसिव, और सुनने में ये भी आया है कि अंडर वाटर सीन्स कास्ट के साथ रियल में शूट किए गए हैं। और अगर ये सच है तो मैं इस बात की सराहना करता हूँ, लेकिन इस बात को भी मानता हूँ कि उनमें से सभी शॉट्स उन्होंने अंडर वाटर शूट नहीं किए होंगे, शायद उनमें से कुछ ही हो। लेकिन भाई जो मिडनाइट नेवल सीन्स है जिसमें लूट दिखाई गई है, उनका VFX और CGI काफी बढ़िया है। जब भी कहानी गाँव से बाहर निकल के समंदर में पहुंचती है, पिक्चर का स्केल एकदम से बढ़ जाता है। और अब जब समंदर की बात चल ही रही है तो हांगर मछली के शिकार की बात कैसे नहीं होगी। हांगर मतलब शार्क, और ये वाला
सीन आपने ट्रेलर में ही देख लिया होगा, जिसमें एनटीआर भाई साहब शार्क की सवारी कर रहे हैं चाबुक चला के। एक्चुअल में वो चाबुक नहीं है, वो रस्सी है जो शार्क के मुंह में बांध रहे हैं। अब कुछ भी कहो कि ये सीन कितना इम्प्रैक्टिकल है, बट देखने में कूल लगता है। एक शार्क पानी में से छलांग मार रही है, उस पे एक आदमी चढ़ा हुआ है जिसके हाथ में रस्सी है, स्लो मोशन में सीन चल रहा है, पीछे चांद दिख रहा है। भाई साहब क्या माहौल बनाता है ये सीन। और बाहुबली की वो नारियल के पेड़ से छलांग मार के महल में घुसने से तो कम ही इम्प्रैक्टिकल है। और एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक साउथ इंडियन पिक्चर है, जहाँ का ट्रेडमार्क ही है ऐसे मासी मोमेंट्स को क्रिएट करना। वहाँ की ऑडियंस ऐसे मोमेंट्स को दिल खोल के एंजॉय करती है, इस बात को नजरअंदाज करती हुई कि हाउ डम दे आर। फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस बढ़िया है, जिसमें से सैफ अली खान का विलन का कैरेक्टर भैरा बिल्कुल सिमिलर है बाहुबली के भल्लाल देव से। वो उसी की तरह स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड पावरफुल है और लीडर वाली वैलिडेशन चाहता है, जिसमें भाई सैफ अली खान के कैरेक्टर के फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस बढ़िया था, बट यही चीज सेकंड हाफ में थोड़ी लूज नजर आने लगती है। बात सैफ के एफर्ट्स की नहीं है भाई, उन्होंने पूरे एफर्ट्स डाले हुए हैं और उनके परफॉर्मेंस में वो कन्विक्शन नजर आता है। बट उनके कैरेक्टर भैरा की सेकंड हाफ की राइटिंग ही शायद उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि पिक्चर का एंड आते आते डायरेक्टर का कहीं और फोकस शिफ्ट हो जाता है, जहां भाई इस कैरेक्टर को ऑलमोस्ट दरकिनार कर दिया जाता है पिक्चर का कंक्लूजन आते आते। फिर भी भाई सैफ अली खान ने देवरा के सामने के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का रोल बखूबी निभाया है, जहां आमतौर पर एनटीआर जैसे एनर्जेटिक एक्टर की एनर्जी को मैच करना बहुत मुश्किल होता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ वो एनर्जी मिसिंग थी, या फिर RRR देखने के बाद मैं उस तरह से जज कर रहा हूँ। पिक्चर का फर्स्ट हाफ मुझे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि वहाँ हमको हमारे मेन कैरेक्टर देवरा की कहानी देखने को मिलती है, जिसके लिए पिक्चर ठीक ठाक टाइम लेती है। बट सेकंड हाफ उतना इंप्रेसिव नहीं था, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती हैं। कहानी का पूरा अटेंशन देवरा के बेटे वरा पे आ जाता है। डायरेक्टर ने प्लान तो किया होगा कि हम जैसे जैसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ेंगे ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, जिसे देख के आदमी की गांड फट जाएगी। बट फिर एग्जीक्यूशन में लौड़े लग जाते हैं। पिक्चर के आखिर तक वो एंटिसिपेशन बिल्ड हो ही नहीं पाता, जिससे हमें लगने लगे कि भाई अब हम क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी सच कहूं तो पैसा वसूल सेकंड हाफ ही था, क्योंकि यहाँ नहाते हुए जानवी कपूर से दिख गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, पिक्चर में उनका दिल बहलाने के अलावा ज्यादा कुछ काम है नहीं। वो हमारे हीरो के कैरेक्टर में कोई डेप्थ या मोटिवेशन ऐड नहीं करती। ऐसा समझ लो कि उन्हें एक आई कैंडी की तरह यूज किया गया है। और सच्ची कहूं तो मेरे को यही देखना था, इसी की जरूरत थी मुझे। सभी मर्दों की तरह मुझे भी खूबसूरती देखना पसंद है। तुम जितना दिल खोल के दिखाओगे हम उतना दिल खोल के देखेंगे। तो देखो, पिक्चर को लेके मेरा फाइनल वर्डिक्ट ऐसा है कि पिक्चर देखने लायक तो है, अच्छी हिंदी डबिंग, अच्छे एक्शन और अनिरुद्ध के अच्छे म्यूजिक के साथ ओवरऑल ये पिक्चर तुम्हें बोर तो बिल्कुल नहीं करेगी। बट ये सोच के बिल्कुल मत जाना कि ये तुम्हारी सिनेमा लाइब्रेरी में एक और स्टोरी ऐड कर देगी, बिकॉज इसकी 90% कहानी ऐसी है जो तुमने ऑलरेडी देखी हुई है। बाकी मैं तो इसे एक बार और देखने की सोच रहा हूँ, जानवी कपूर को नहाते देखने के लिए।